हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि जाहिर तौर पर चुनाव आयोग की संरचना में, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम फिलहाल चुनाव आयोग में नियुक्ति किस तरह से होती है इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की शक्तियां क्या क्या हैं, चुनाव आयोग को किस तरह की पावर्स प्राप्त हैं, उन पर बात करेंगे। और साथ ही चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय किस तरह से बना, एक मल्टी मेंबर बॉडी किस तरह से बना, उसके इतिहास को जानेंगे, उसके बैकग्राउंड को जानेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक निकाय जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो हमने बात की कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए एक बड़ा फैसला दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2015 में, जब चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई थी, एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मुख्य तौर पर यह मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है उस प्रक्रिया में एक स्वतंत्र तंत्र निर्धारित करे, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का गठन किया जाए ताकि उस पूरे निकाय की स्वतंत्रता को, उसकी इंडिपेंडेंस को, उसकी ऑटोनॉमी को निर्धारित किया जा सके। तो ये तो याचिका थी। इसके बाद 2018 में इसी विषय को लेकर एक नई याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की उस समय की 2 जजों की जो बेंच थी, उस बेंच ने इस पूरे मामले को एक बड़ी बेंच, एक संविधान बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा विषय था, इस पूरे विषय में संविधान के प्रावधानों, संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या की जरूरत थी और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को संविधान बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया गया। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की इस 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने इस पूरे मामले पर अपना डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट किया है कि अब इस पूरे समय के बाद से भारत में चुनाव आयोग में जो CEs हैं यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त होंगे, उन सभी लोगों की नियुक्ति जो है वो एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी, एक हाई लेवल कमेटी द्वारा की जाएगी और इस कमेटी में मुख्य तौर पर 3 मेंबर्स मौजूद होंगे। इस कमेटी में सबसे पहले प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के बाद इस कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता मौजूद होंगे और यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उस पार्टी के नेता शामिल होंगे यानी कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा इस समिति में भारत के CJI भी मौजूद होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद होंगे और ये 3 लोग समग्र तौर पर भारत में अगला चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, इस पूरे विषय पर निर्णय लेंगे और अंतिम निर्णय की सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी। और इसी आधार पर अभी से भारत में चुनाव आयोग में तमाम नियुक्तियां होंगी। तो ये तो बात हुई हालिया डिसीजन की। अब आगे बढ़ते हैं और इस डिसीजन का प्रभाव क्या होगा उसके प्रभाव पर बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रभाव यही होगा कि इस पूरे डिसीजन की वजह से भारत में चुनाव आयोग में नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, उस प्रक्रिया में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और इस पूरे चेंज की वजह से, इस पूरे बदलाव की वजह से भारत में चुनाव आयोग और अधिक स्वतंत्र हो सकेगा, चुनाव आयोग और अधिक ऑटोनमस हो सकेगा। क्योंकि वर्तमान समय में केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है। वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए सिफारिश दी जाती है, लेकिन हमेशा से ही इस पूरी प्रक्रिया पर यह सवाल उठते रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया मुख्य तौर पर पक्षपात पर आधारित है। इसमें कई लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस का उपयोग राजनीतिक उपकरण के तौर पर किया जाता है। तो ऐसे में जब एक बहुत ही न्यूट्रल बॉडी बैठकर चुनाव आयोग में नियुक्ति करेगी तो जाहिर तौर पर इस नियुक्ति की वजह से इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा निष्पक्ष बनाया जा सकेगा। ये तो हालिया डिसीजन की बात हुई, डिसीजन के प्रभावों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फिलहाल
वर्तमान समय में चुनाव आयोग में नियुक्तियां किस तरह से की जाती हैं। तो अगर आप भारतीय संविधान के भाग 15 को देखेंगे जो कि भारत में चुनावों से संबंधित है, तो इस पूरे भाग में आपको कुल 5 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। 5 कौन से? तो 324 से 329 तक। इन तमाम अनुच्छेदों में, इन तमाम आर्टिकल्स में भारत में चुनावों को नियंत्रित करने की बात की गई है। और इन तमाम आर्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 ये स्पष्ट करता है, आर्टिकल 324 ये स्पष्ट करता है कि भारत में चुनावों के अधीक्षण, उनके निर्देशन और उनके नियंत्रण की जो जिम्मेदारी होगी, वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है भारतीय संविधान के मुताबिक। और इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि भारतीय संविधान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्त भी मौजूद होंगे, यानी कि कुछ जो अन्य दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी मौजूद होंगे, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। यानी ये जो है राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कितने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त का होना अनिवार्य है। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। इसके अलावा इन प्रावधानों की व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कोई एक प्रोसेस नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में हुआ क्या है? ऐसे में प्रोसेस यही हो जाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल जो है वो सलाह करता है कि किस व्यक्ति को चुनाव आयोग में नियुक्त किया जाए। उसके बाद उनकी जो सिफारिशें होती हैं वो सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं और राष्ट्रपति उस पूरे विषय पर अपनी अंतिम मंजूरी देते हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारत में चुनाव आयोग में तमाम तरह की नियुक्तियां की जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर भारत में चुनाव आयोग को किस तरह की शक्तियां प्राप्त हैं। तो अगर भारतीय संविधान का विश्लेषण किया जाए तो संविधान में आयोग को व्यापक जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन जिम्मेदारियों, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। चुनाव को लेकर तमाम शक्तियां जो हैं वो चुनाव आयोग में मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान में इस पूरे विषय का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया गया, बहुत डिटेल से इस पूरे विषय पर बात नहीं की गई है। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय 15 जून 1949 को जब बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में इस पूरे विषय से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान को पेश कर रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर कहा था कि भारत में समग्र चुनाव जो मशीनरी है वो चुनाव आयोग के हाथ में होगी। यानी उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि भारत में चुनाव से जुड़े जो भी तमाम पहलू हैं उनका नियंत्रण और निर्देशन चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। चुनाव आयोग के पास ये शक्ति प्राप्त होगी कि चुनाव आयोग तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को, इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर्स को और तमाम जो अन्य ऑफिसर्स हैं जो कि चुनाव के, जो कि इलेक्शन के प्रोसेस में लगे हुए हैं, चुनाव आयोग उन तमाम लोगों को निर्देश जारी कर सकता है। चुनाव आयोग को इस तरह की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके बाद जब भारत में संविधान लागू हो गया तो इससे चुनाव आयोग से जुड़े तमाम अन्य पहलुओं को हल करने के लिए, तमाम अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 लागू किया गया और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 भी लागू किया गया। तो ये तमाम कानून हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो कि 1977 में देखने को मिला था। केस का नाम था मोहिंदर सिंह बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त। इस पूरे डिसीजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर बहुत सारी व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि भारत में चुनाव से जुड़े वो तमाम क्षेत्र जहां पर संसद ने कानून नहीं बनाया है, उन तमाम क्षेत्रों में चुनाव आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं। तो जाहिर तौर पर इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की शक्तियों का बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया गया था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा साल 1991 में चुनाव आयोग अधिनियम 1991 लागू किया गया था और इस पूरे अधिनियम के माध्यम से भारत में चुनाव आयोग में जो तमाम लोग नियुक्त होते हैं, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसके अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उन लोगों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया था। इसके अलावा इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में ये भी तय किया गया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और जो चुनाव आयुक्त होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा, यानी वो 6 वर्ष के लिए अपने पद पर मौजूद रहेंगे। तो ये तो बात हुई चुनाव आयोग की शक्तियों की, उसके कामों की। अब आगे बढ़ते हैं और चुनाव आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी किस तरह से बना, एक बहुसदस्यीय निकाय किस तरह से बना, उस पूरे विषय पर बात करते हैं।
तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था पहली बार, तब चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय नहीं था। उस समय चुनाव आयोग केवल एकल निकाय था, यानी इसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद था और कोई भी चुनाव आयुक्त मौजूद नहीं थे, यानी केवल एक ही मेंबर था। लेकिन साल 1887 में स्थिति बदलने लगी, जब उस समय की सरकार और चुनाव आयोग के बीच कुछ मतभेद होने शुरू हुए और इन्हीं मतभेदों का परिणाम रहा कि 7 अक्टूबर 1989 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए उस समय हमारे राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना के माध्यम से चुनाव आयोग में पहली बार 2 नए चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई, जो कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया के लिहाज से एक बड़ा बदलाव था। लेकिन ये जो बदलाव रहा, ये जो नई व्यवस्था रही, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी और जैसे ही सरकार में बदलाव आया, सरकार में परिवर्तन हुआ, इस पूरी व्यवस्था को वापस ले लिया गया। नई सरकार ने व्यवस्था को वापस ले लिया और नई सरकार उस समय चुनाव आयोग अधिनियम 1991 लेकर आई। इस अधिनियम के माध्यम से वैसे तो भारत में चुनाव आयोग को एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी, इस पूरी स्थिति के बावजूद भी चुनाव आयोग में हायरार्की तय कर दी गई कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ऊपर होगा और चुनाव आयुक्त उससे नीचे होंगे। इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी तय किया गया कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें, और उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 होगी। इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, उन चुनाव आयुक्तों को हाई कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा और उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 62 होगी। इस तरह से ये तय कर दिया गया कि जो हमारे चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आयोग के प्रमुख होंगे और दूसरे चुनाव जो आयुक्त हैं वो उनके अधीन काम करेंगे। इसके बाद साल 1993 में सरकार द्वारा इस पूरे अधिनियम में एक संशोधन किया जाता है। संशोधन के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है और इस ऑर्डिनेंस के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को बराबर का दर्जा दे दिया जाता है, यानी अब वहां पर कोई हायरार्की नहीं थी, दोनों ही लोग बराबर थे। इसके अलावा इनकी सेवानिवृत्त आयु को भी 65 वर्ष कर दिया जाता है। इसके अलावा इसी कानून के जरिए, इसी बदलाव के जरिए ये भी तय किया गया था कि जो चुनाव आयोग है वहां पर जो भी डिसीजन होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा और यदि सर्वसम्मति तक पहुंचने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो ऐसे में जो बहुमत होगी, बहुमत के जरिए डिसीजन लिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी तय किया गया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो चुनाव आयुक्तों से बड़ा नहीं है बल्कि उनके बराबर है। तो ये तो बात हुई इस पूरे विषय के इतिहास की, पृष्ठभूमि की। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में राज्य विधानसभाओं में चुनाव की जिम्मेदारी किस निकाय को दी गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन सी जिला चुनाव समिति या फिर ऑप्शन डी ब्लॉक चुनाव परिषद। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।